अभी हाई स्कूल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गवर्नर का टॉपिक। गवर्नर का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर टाइम न्यूज़ में रहता ही है। तो गवर्नर के टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें बेसिकली याद होनी चाहिए। एक तो आपको इससे रिलेटेड आर्टिकल्स पता होने चाहिए। एक एक इसका खर्चा पानी जो सैलरी वगैरह होती है वो कहाँ से निकलती है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट गवर्नर कौन थे, थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास है कि आर्टिकल 153 टू 167 जो पार्ट 6 है वहाँ पे गवर्नर का मेंशन है। ये बेसिकली सिमिलर चलेगा जैसे आपके पास सबसे पहले प्रेसिडेंट चला था फिर पार्लियामेंट। तो यहाँ पे सेम चलेगा, पहले गवर्नर और फिर स्टेट लेजिस्लेचर। यूजुअली जो गवर्नर होता है वो किसी एक स्टेट का होता है, बट सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद हुआ ये कि सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ टू और मोर देन टू स्टेट। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि सेवंथ जो अमेंडमेंट एक्ट थी वो गवर्नर से रिलेटेड है। देन ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, और जो उसकी अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। अब अगर अपॉइंट प्रेसिडेंट कर रहा है और उसका टाइम पीरियड 5 साल है, 5 साल का टाइम पीरियड है, तो वो रेजिग्नेशन अपना किसको दे सकता है, वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। ठीक है। हाउएवर जो टेन्योर है वो आपका सब्जेक्टेड टू प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट जब चाहे उसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 157 द क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सबसे पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, एज 35 प्लस होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रीऑर्गेनाइज द जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख। ये जो दोनों आपके पास यूटीज बने हैं इनको एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर, थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो सीएम ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली है वो अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। यूजुअली जो सीएम को, जैसे मान लो कि हरियाणा ले लो, हरियाणा में जो सीएम होगा उसे कौन अपॉइंट करेगा, उसे अपॉइंट करेगा गवर्नर। पर दिल्ली का केस स्पेशल है, दिल्ली में जो सीएम को अपॉइंट किया जाता है वो बाय प्रेसिडेंट किया जाते हैं। उसके बाद जो उसका सैलरी वेजिस एंड बाकी खर्चे हैं वो सब कहाँ से आएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएंगे। ठीक है। मतलब कि यूनियन नहीं देगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया नहीं देगा, बल्कि ये स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड देगा। उसके बाद ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे प्रेसिडेंट आपका इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, सिमिलरली जो गवर्नर है वो इंटीग्रल पार्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। उसके पास सारे राइट्स हैं, एड्रेस करने के, मैसेज को भेजने के, बुलाने, एमएलए को बुलाना और डिसॉल्व करना स्टेट असेंबली को, ये सारे राइट्स उसके पास होते हैं, अधिकार होते हैं। द गवर्नर हैज द राइट टू नॉमिनेट 1/6 मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 1/6 मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं। जैसे हरियाणा में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन कौन सी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो ये क्वेश्चन काफी बार बन जाते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट बताइए या कौन कौन सी स्टेट्स में है, या फिर आपके सामने ऑप्शंस दिए होंगे उनमें से आपको ABCD मैच करना होगा कि अच्छा इसमें है इसमें नहीं है। उसके बाद एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना था, तो आपके पास 25 जनवरी 2020 को 104th अमेंडमेंट एक्ट हुई। तो उससे पहले क्या होता था कि हर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का मेंबर होगा वो आपका एमएलए बनेगा, पर ये चीज डिसॉल्व कर दी, ये रोक दी। Thus, the arrangements of nomination of one member of Anglo-Indian community in the Legislative Assembly has ended. A person who has the qualification for the judge of High Court can be appointed as the Advocate General by the Governor. कोई देखो स्टेट का एडवोकेट जनरल बनाने, स्टेट का एडवोकेट जनरल को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर अपॉइंट करेगा। जिस पर्सन के पास हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन होगी वही पर्सन आपका अपॉइंट किया जा सकते हैं एडवोकेट एजी अपॉइंट किया जा सकता है बाय द गवर्नर। तो अब नेक्स्ट इसकी लेजिस्लेचर पावर्स की बात हो रही है बेसिकली। ये अगर मान लो कि कोई बिल गवर्नर को भेज दिया तो उसके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो खुशी खुशी पास कर देगा, ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल, या फिर वो वापस दे देगा। ठीक है, वापस देगा तो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से वापस भेज दिया
तो गवर्नर को असेंट देनी ही पड़ेगी। फर्दर एक और ऑप्शन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 201, अगर बिल को रिजर्व कर लिया जाता है बाय द गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, गवर्नर क्या करेगा, बिल को रिजर्व कर लेगा, बोलेगा कि मैं प्रेसिडेंट को भेजूंगा, देन द प्रेसिडेंट विल डिक्लेयर वेदर टू गिव असेंट टू द बिल और नॉट, देन प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे कि इसे असेंट देनी है या नहीं देनी है बिल को। गवर्नर कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन द सेशन, जिस तरीके से आपके पास प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस निकाल सकते हैं, सिमिलर तरीके से गवर्नर भी निकाल सकते हैं। ही कैन ग्रांट पार्डन, ये उसकी जुडिशियल पावर्स के बारे में है, ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट एंड रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट, और सस्पेंड, रेमिट एंड कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन convicted of any offense against any law relating to a matter to which the executive power of the state extend, ये लास्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, to a matter of which the executive power of the state extend, right? तो Sarojini Naidu was the first woman to be nominated as the governor of any state. She was the governor of UP हमारी आज़ादी से 15 अगस्त 1947 to 1949। तो सरोजिनी नायडू आपकी फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी। तो ये बेसिक चीजें आपको गवर्नर के बारे में सारी याद होनी चाहिए हर टाइम। गवर्नर के बारे में आपको अगर मेंस में भी कभी क्वेश्चन आते हैं कि गवर्नर की डिफरेंट पावर्स के बारे में बात करो, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर पावर्स के बारे में, तो इन सब में से ही आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। तो आपको पता है कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं ना इस बुक में, बेसिकली वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट पीसीएस में आए हुए हैं, या तो वो यूपी में, या वो राजस्थान में, या वो छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में। मोरओवर सिलेबस तो सेम ही है, ठीक है। तो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस की कलेक्शन है, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए भी। इनमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी लेवल के होते हैं, रिपीटेड होते हैं, पर हम उन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी स्किप कर देंगे। आपको जो मेन क्वेश्चंस कुछ ना कुछ आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेगा, वो चीजें हमने यहां से उठानी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल प्लान इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हैविंग इलेक्टेड गवर्नर वाज ड्रॉप्ड। सबसे पहले जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ये प्लान किया गया था कि इलेक्टेड गवर्नर्स को लेते हैं, ठीक है, पर ये ड्रॉप कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इसका मतलब कि एक और इलेक्शन, गवर्नर के लिए भी इलेक्शन होगा। द इलेक्शन वुड हैव बीन फोर्ट ऑन द मेजर पॉलिटिकल इश्यूज, सेकंड इस वजह से। थर्ड, द इलेक्टेड गवर्नर माइट हैव कंसिडर्ड हिमसेल्फ सुपीरियर टू द सीएम। सीएम तो इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, उसका तो इलेक्शन होते हैं, तो गवर्नर ये सोच सकते हैं कि मैं भी तो इलेक्ट होके आया हूं लोगों के थ्रू। फोर्थ, द गवर्नर हैड टू फंक्शन अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नर नॉमिनेटेड हेड होते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4, क्योंकि एक तो अलग से इलेक्शन करवाना पड़ेगा, उसके बाद सीएम के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये चीज नहीं होती। तो मेजर पॉलिटिकल इशू वाला ऐसा कुछ भी मुद्दा नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करते हैं। द गवर्नर ऑफ द स्टेट मे एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली व्हेन द गवर्नमेंट हैज टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी इन द सेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब आपके पास गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं है तो आपका गवर्नर को क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली एक्ट करना पड़ेगा। यूजुअली क्या करते हैं वो, सीएम के कहने पे, एड एंड एडवाइस ऑफ द सीएम वो फंक्शन करते हैं, पर अगर गवर्नमेंट ही मेजॉरिटी में नहीं है तो गवर्नर को इंडिपेंडेंटली एक्ट करना पड़ेगा। देन सेकंड, टू टर्मिनेट द सीएम, जब भी टर्मिनेट करने की बात आती है सीएम को तो वो अपनी डिस्क्रिप्शन, मतलब कि उसकी मर्जी होती है, इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं वो। थर्ड, टू रिजर्व एनी विल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने अभी जैसे पढ़ा था कि या तो वो बिल को पास कर सकते हैं, या वो वापिस भेज सकते हैं, या वो प्रेसिडेंट को भेज सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन भी ट्रू है। टू सेंड बैक अ बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द रिकंसिडरेशन, ये भी वो कर सकते हैं, गवर्नर इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सकते हैं, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्ट इंडिपेंडेंटली। टू सीक द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। देन थर्ड क्वेश्चन है आपके पास, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर मे रिजर्व अ बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 200, ये डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर के बारे में।
दैट की गवर्नर किसी भी बिल को रिजर्व कर सकते हैं या फिर उसे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके पास रिपीटेड है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपके पास रिपीटेड है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होगा, गवर्नर होगा बेसिकली। हु अपॉइंट द गवर्नर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन सेवंथ क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द रिलेशन टू गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो बाय बर्थ हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था, ही मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो वो बस सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन आपके पास गलत हो जाएगा। ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, 35 बर्थडे पूरे हो चुके होने चाहिए। ही मस्ट बी एलिजिबल टू अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा। ही मे बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर फॉर मोर 2 और मोर स्टेट्स, वो अपॉइंट किया जा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा 2 एंड 4। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसी भी स्टेट के गवर्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। कंसिडर द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। द गवर्नर शैल टेक ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस। ठीक है, ठीक है, कसम तो खानी पड़ेगी। द फॉर्मेट ऑफ द ओथ और अफर्मेशन इज गिवन इन द 3rd शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नर की ओथ नहीं दी हुई है आपके पास। द गवर्नर शैल मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट। ठीक है, कि कसम खानी पड़ेगी, पर किसकी प्रेजेंस में खानी पड़ेगी, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट की प्रेजेंस में। अगर वो एब्सेंट हो जाता है तो सीनियर मोस्ट जज। द प्रोसेस ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन इज गिवन इन आर्टिकल 159। देखो, सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे है, इसमें बोला कि फॉर्मेट ऑफ द ओथ ये आपके पास 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है कि आर्टिकल 159 में दिया हुआ है, तो इनमें से कोई एक ही ट्रू होगा, तो फोर्थ ऑप्शन ट्रू है आपके पास। Which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political link? किसने सुजेस्ट किया था, कौन सी कमेटी ने सुजेस्ट किया था कि गवर्नर को ना, गवर्नर के कोई पॉलिटिकल लिंक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे आजकल हम टसल देख रहे हैं पंजाब के गवर्नर और पंजाब की गवर्नमेंट के बीच में, तो गवर्नर को एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए दैट शुड बी फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। तो इसका राइट ऑप्शन है सरकारिया कमीशन। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, गवर्नर के ऊपर बहुत सारे कमीशंस बने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सरकारिया कमीशन। Then who among the following administer the oath of the office to the governor? गवर्नर को जो कसम खिलाते हैं वो कौन खिलाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी सही नहीं है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ट्रू। कैन बी द गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, ट्रू। He hold office for a term of 5 years, true. He can removed earlier if the legislature of the concerned state passes a resolution of for his removal. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो legislature ऐसा कोई भी resolution नहीं पास कर सकती। आर्टिकल 156 में क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज एन अपॉइंटी ऑफ द प्रेसिडेंट। ही होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ अ गवर्नर कंटिन्यू टू एंजॉय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ही hold the office for a term of 5 years. A governor may be removed anytime before completion of 5 years by the president on the advice of the council of minister. But the state legislature के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं होती, प्रेसिडेंट खुद चाहे तो वो रिमूव कर सकते हैं उससे पहले अपनी डिस्क्रिप्शन पे। 13th, इसमें आपके पास गिवन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी करेक्ट है, No procedure has been laid down in the Constitution of India for the removal of the governor from his post. कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि गवर्नर को हटाने का, सिर्फ ये होता है कि आपके पास प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन 5 साल की होती है अपनी पोजीशन पे रहने की। 5 साल से पहले प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकते हैं, ये और ये यूपीएससी में 2013 में पूछा जा चुका है। देन consider the following statement and select your answer from the given codes below.
द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। गवर्नर के पास पावर नहीं होती जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट करने के लिए। इस पॉइंट में इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं उनको। ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, ट्रू है ये, पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर होते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी आपके पास। ही हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ट्रू है, वो 1/6 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। ही हैज नो जुडिशियल पावर्स, उनके पास होती है पावर्स, जो स्टेट से रिलेटेड जितने भी एक्ट होते हैं उनके लिए वो रेमिट कर सकते हैं, पनिशमेंट को माफ कर सकते हैं, वो सारी पावर्स होती है उनके पास। तो ये ट्रू नहीं है, ये गलत है, नो जुडिशियल पावर, ही हैज जुडिशियल पावर। तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक हुए, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सारे। When the same person is appointed as the governor of two or more states, the emoluments and allowance, अगर मान लो कि गवर्नर दो स्टेट्स का गवर्नर बना हुआ है कोई एक पर्सन, तो उसका जो खर्चा पानी होगा, जो उसकी सैलरी होगा, वो कौन होगा, इट शैल बी एलोकेटेड अमंग द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज द प्रेसिडेंट मे बाय ऑर्डर डिटरमाइन। प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालेंगे, वो दोनों स्टेट्स को बोलेंगे कि 40-50 40-60 जो भी प्रोपोर्शन उनको देना होगा वो अकॉर्डिंगली देंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। डिस्क्रिशनरी का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से, कौन कौन सी शक्तियां ऐसी है जो गवर्नर को दी हुई है। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है, ठीक है। इसमें देखो प्रेसिडेंट रूल लगाने का मतलब ये हो जाएगा ना कि उसकी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये इंडिपेंडेंटली किया जा सकता है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, वो डिस्क्रिशन पे नहीं होता, वो बेसिकली सीएम जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो एड एंड एडवाइस करती है। रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन, ठीक है, रिजर्व कर सकते हैं कुछ बिल्स को। मेकिंग रूल टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं, ऐसे कोई रूल्स नहीं वो बना सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 आपके पास क्या होगा, ट्रू होगा ये। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन द बिल, रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड, बट विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर इट was introduced in the Rajasthan Legislative Assembly and passed by it and sent to the governor। मतलब ऐसा होता है कि अगर बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर की रिकमेंडेशन चाहिए होती है, पर अगर उन्होंने रिकमेंडेशन नहीं भी ली उसके बाद असेंट टू दैट एक्ट वाज गिवन बाय द गवर्नर शैल नॉट बी इनवैलिड, तो अगर वो बाद में दे देते हैं ना पास होने के बाद, तो वो इनवैलिड नहीं होगी, ठीक है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं। गवर्नर कैन रिफ्यूज टू असेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गलत। द गवर्नर विल सेंड सच ए बिल टू द सेंड टू द प्रेसिडेंट, नहीं, वो अपनी मर्जी होगी। द गवर्नर और द प्रेसिडेंट असेंट इट, देन द कोर्ट विल डिक्लेयर इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सो ये भी गलत। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन अ बिल, रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर वाज रिक्वायर्ड, but without recommendation of the governor it was introduced in the assembly and passed by it and sent to the governor. Now assent to that act was given by governor shall not be invalid, तो वो invalid नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन था ये। The approval of ordinance promulgated by the governor is necessary, जो ऑर्डिनेंस निकालेंगे, अध्यादेश निकालेंगे गवर्नर, उसकी अप्रूवल नेसेसरी है बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और ये कौन से उसमें लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 213 आर्टिकल में, और 123 में प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर हैज द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करने का किस में है, 213 में है। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आर्टिकल 213 आपको याद रखना है कि 213 और 123 ये दोनों एक में तो है गवर्नर के बारे में और एक में है प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में, ऑर्डिनेंस पावर्स। ये भी सेम क्वेश्चन है, आर्टिकल 213, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ट्रू। होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ट्रू। हेड ऑफ द स्टेट्स एग्जीक्यूटिव पावर, नॉर्मली होल्ड ऑफिस फॉर द 5 years। तो ये सारे ट्रू है इसमें, ऑल ऑफ द 4 ये सारे ट्रू है।
क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव ऑन करते हैं। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन अ स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 155। एचसीएस में ऑलरेडी गवर्नर के ऊपर आर्टिकल्स में पूछे जा चुके हैं। आई गेस 2017 का जो पेपर था उसमें ये वाला पूछा गया था गवर्नर के ऊपर आर्टिकल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट गवर्नर इज नॉट ट्रू? ही कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ। ट्रू कौन सी नहीं है, गलत है, मतलब कि डेथ सेंटेंस को पार्डन करना ये गवर्नर की, स्टेट गवर्नर की पावर नहीं होती, जुडिशियल पावर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 161 द गवर्नर शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन एनी ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, बट द गवर्नर इज नॉट एम्पावर्ड टू पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ। पर वो डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन में है असर्शन गिवन है कि द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर कैन नॉट बी स्यूड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट, कि वो कुछ भी करें प्रेसिडेंट और गवर्नर को कोर्ट में नहीं लेके जाया जा सकता, स्यू नहीं किया जा सकता। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच एंड द गवर्नर मे बी डिसमिस फॉर द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डन। सो ए इज फॉल्स, ए गलत है, आर इज ट्रू। एज पर द आर्टिकल 361 नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी continued against the president or the governor, but under the provision of 361 clause 4 civil proceedings can be initiated। क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू हो सकती बट सिविल प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती है। गवर्नर सैलरी एंड अलाउंस आर गिवन बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। ठीक है, तो सारा खर्चा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ड्यूरिंग द हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ट्रू है ये। द एमोल्यूमेंट्स एंड द अलाउंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ द ऑफिस। मतलब कि जब कोई गवर्नर आया उसके बाद उसकी सैलरी कम नहीं की जा सकती, दोनों ट्रू है ये। 29th में आपके पास टू होम इज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल, किसको रिस्पॉन्सिबल होंगे? प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल होंगे, जिन्होंने अपॉइंट किया उन्हीं के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विश? इलेक्शन कमिश्नर नो, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नो, स्पीकर ऑफ लोकसभा नो, ओनली ऑप्शन इज ए गवर्नर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर। क्योंकि हम गवर्नर वाला चैप्टर कर रहे हैं तो सोचने की जरूरत नहीं, गवर्नर इसका आंसर होगा। Article 156 of the Constitution of India provide that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enter upon his office. Which of the following can be deduced from this? No governor can be removed from the office till the completion of his term. तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, मतलब he can hold office for a term of 5 years, वो होल्ड कर सकते हैं 5 सालों तक के लिए, पर उससे पहले उन्हें रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अगर किसी की रिटायरमेंट एज 58 है तो उससे पहले उनको रिमूव किया जा सकता है। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 5 ईयर, ये भी गलत, तो एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो दोनों फॉल्स है आपके पास, ये दोनों ही गलत है। द फर्स्ट लेडी टू बिकम गवर्नर ऑफ अ स्टेट, फैक्चुअल क्वेश्चन है, सरोजिनी नायडू यूपी की बनी थी। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट है, फर्स्ट वुमेन गवर्नर हु वाज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हरियाणा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना किसका आंसर क्या होगा। 13th February is celebrated as Women's Day every year in the memory of सरोजिनी नायडू, नॉट इंदिरा गांधी, कमला नेहरू या रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू। कौन सा? 13 फरवरी, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 13 फरवरी आपके पास ये है। द गवर्नर हु वाज डिसमिस इन राजस्थान वाज, वो कौन थे? ये राजस्थान की न्यूज है 2003 की, ऐसे क्वेश्चंस आप काट सकते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नर? स्टेट गवर्नर किसको अपॉइंट नहीं करते? सीएम को करते हैं। ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन उनको भी करते हैं। जजेस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ये ऑलरेडी आ चुका है ऊपर। एडवोकेट जनरल को भी गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो ये आपके पास 38 के अराउंड कुछ क्वेश्चंस थे गवर्नर चैप्टर से। गवर्नर के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज में रहता ही रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर को लेकर।